बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कैपिटल गेन्स पढ़ रहे हैं और कैपिटल गेन के अंदर हमने सबसे पहले तो कैपिटल गेन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी एक। अब यहाँ पर नए लॉ में दो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन आ गई हैं। एक डेफिनेशन हमने ओवरऑल पढ़ ली हुई है और उसके बाद हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन पढ़ ली थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक तो सेक्शन 75A का कॉन्सेप्ट नया आया था, जिसका हमने ख्याल रखना है कि अगर हमने कैश में पेमेंट कर दी है तो काम थोड़ा सा कॉस्ट हमने एडजस्ट करनी है, और फिर ये 5% वाला कॉन्सेप्ट भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, फिर वो हमने देख लिया था कि ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी और फ्लैट, ये कब हम गेन कैलकुलेट कर रहे हैं? डिस्पोजल के ऊपर। अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से दो गेन अराइज हो रहे हैं, एक डिस्पोजल के टाइम पर और एक होल्डिंग के टाइम पर, ठीक है ना, जिसको हम इम्प्यूटेड इनकम कह रहे हैं। जो नया कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ दैट वाज इम्प्यूटेड इनकम, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम 7E। ये कल हमने थोड़ा सा देखा था, इसके न्यूमेरिक कहीं किताबों में अब अवेलेबल नहीं थे, मैंने रात इसको डिजाइन किया है। अ रेजिडेंट पर्सन ओइंग कैपिटल एसेट इन पाकिस्तान विल बी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल एसेट फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड। वो कहता है एक एक्सक्लूसिवली डेफिनेशन कैपिटल एसेट की 7E में भी दे दी गई है। इस डेफिनेशन के तहत सिर्फ लैंड इसके अंदर शामिल है, बाकी सारे एसेट्स इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा खैर, डीम्ड इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? 5%, 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय FBR, और फिर उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, जो कि इफेक्टिवली फेयर वैल्यू का 1% टैक्स लग गया। ठीक होगी बात। फिर एक इसी लॉ के अंदर फिर वो एक्सक्लूजन वाली बातें आई है। अब ये वाली बात भी जो यहाँ ICAP की किताब है, इसको भी थोड़ा सा आपने क्रॉस कर लेना, ये गलत इंटरप्रिटेशन हुई है। मैंने अब रात इसको सारे को अपडेट किया है, तो अब इसको ठीक कर ले आप लोग। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीम्ड इनकम। नंबर वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय पर्सन अपियरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी। अगर आप उस बिजनेस, उस प्रेमिसेस में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का टैक्स पे हो रहा है, यानी वो बिजनेस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर है, जाहिर है आप कर रहे हैं तो आप ही टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर हो गए ना, आपका ही बिजनेस है और आप उस बिल्डिंग के अंदर वो बिजनेस कर रहे हैं और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर हैं, तो ये वाली आप प्रॉपर्टी के ऊपर आपने डीम्ड इनकम का टैक्स पे नहीं करना। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स्ड देयरटू। अगर तो आपने फार्म हाउस बनाया हुआ है, उस वो शामिल रहेगा, ठीक है ना, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी जमीन भी आपकी है, कल्टीवेशन भी आप कर रहे हैं, तो फिर ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। और फिर वही हमारी आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट के कोई इस तरह का एम्प्लॉयज वो निकल गए इसके अंदर से। फिर एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल, इसका मतलब है अगर कोई घर किराए पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो गई, तो फिर उसके ऊपर डीम्ड इनकम की जरूरत खत्म हो गई। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड, पहले साल डीम्ड इनकम नहीं लगेगी। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट मेंशन इन क्लास A, B, C, D, E, F। तो कह रहे हैं अगर किसी बंदे के पास कैपिटल एसेट हैं और वो A, B, C, D, E, F ये 6 एग्जेम्पशन भी ले ले, एक घर माइनस कर दे, अगर एग्रीकल्चर लैंड है वो माइनस कर दे, अगर किसी प्रॉपर्टी से टैक्स आ रहा है वो माइनस कर दे, अगर कोई शहीद का प्लॉट है वो माइनस कर दें,
उसके बाद अगर 2.5 मिलियन से ज्यादा 25 मिलियन 2.5 करोड़ से ज्यादा के एसेट हैं तो फिर टैक्स लगेगा। यानी वेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द एग्रीकल्चर इन क्लास ए बी सी डज नॉट एक्सीड, तो फिर वो भी माइनस कर दें। एक बात आगे, फिर एक और नीचे बात लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट एक्सक्लूजन मेंशन एट क्लास ए कौन सा था, एक घर, ई प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, एफ कैपिटल एसेट एक्विजिशन वाला, एंड जी इनकी एक्सक्लूजन कब मिलेगी, जब वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा। अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो फिर भी नहीं मिलेगी। अब ये वाली बात अगेन आई कैप ने इसको ठीक तरह इंटरप्रेट नहीं किया हुआ, तो इसको आपने यहां से याद कर लेना, ठीक होगी बात। और जिस तरह का एग्जामिनर का स्टाइल चल रहा है, वो यहां से अगर सवाल बनाने बैठ गया तो बच्चे सारे फंस जाएंगे, बिकॉज ये भाई एक न्यूमेरिक साइड नजर आ रही है ना यहाँ पे, वेयर एज आपकी किसी भी किताब में आई कैप ने खुद भी और कहीं भी इसके ऊपर कोई उन्होंने न्यूमेरिक डिजाइन नहीं किया हुआ। अच्छा जी, एक घर निकल गया अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, दूसरा तो निकलना ही जब ही है जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। इसका मतलब है सिर्फ एक बात बची है, दो बातें बची हैं, आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं या नहीं है, दो चीजें एग्जेम्प्ट हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड और एक ये जो हमारे शुहदा वगैरह की वो है। इसके अलावा बाकी हर केस में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना शामिल है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसका यही लिखा हुआ है और इसका उन्होंने आगे वो इस वाली में जाके लिख दिया। इसका मतलब है एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल हुए बगैर दो चीजें एग्जेम्प्ट हैं, एक वो जो कैपिटल एसेट अलॉटेड टू, अब वो नीचे शुहदा और वो जो लिखे हुए, ठीक है ना, और एक एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पशन क्लेम करनी है तो फिर आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। अब सवाल यहां से कैसे बन सकता है, वो कहता है यार ये तीन लोग हैं, मिस्टर कामरान, मिस्टर नोमान और मिस्टर खान। कामरान जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है, नोमान भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है, और मिस्टर खान जो है ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हमने करना भी नहीं था, ठीक है ना। वो कहता है भाई अब इस बंदे के एसेट, ओपनिंग एसेट एट फेयर मार्केट वैल्यू एज पर एफबीआर, ओपनिंग का मतलब है ये इस साल नहीं खरीदे, पिछले साल से आ रहे थे। घर है, ओपन प्लॉट इन डीएचए है, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस है, फार्म हाउस है, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, कमर्शियल बिल्डिंग ऑन रेंट जिसके ऊपर टैक्स पे हो रहा है, मोटर व्हीकल है, एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओपन प्लॉट ईएमई ऑन विच टैक्स 236K का पे हुआ है, कैलकुलेट इम्प्यूटेड इनकम एंड टैक्स देयर ऑन फॉर टैक्स ईयर 2014। बात समझ आ रही है? तो ये सवाल यहां से बनेगा अगर बनेगा तो सबसे पहले हम मिस्टर कामरान को कंसिडर करते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल है। अब इसने सोचना है कि कौन से एसेट इसके शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। एक इसके पास घर है, एक इसके पास प्लॉट है, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, ये तो शामिल नहीं होना ना, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाना। अच्छा जी, फार्म हाउस इसने शामिल होना है, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड इसने शामिल नहीं होना, कमर्शियल बिल्डिंग ऑन रेंट इसने शामिल नहीं होना, मोटर व्हीकल इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। किस किस ने शामिल होना है? घर ने, डीएचए के प्लॉट ने, फार्म हाउस ने। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है ना। अब हम जब एग्जाम में कर रहे होंगे ना तो हम ऐसे ही चलेंगे, पहले हमने ले लिया जी घर ले लिया 10 मिलियन, ठीक है, ओपन प्लॉट 5 मिलियन, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस ये हमने छोड़ दिया, फार्म हाउस 7 मिलियन,
फिर क्या आया जी, सेल्फ ओन एग्रीकल्चर, ये भी निकल गया। कमर्शियल बिल्डिंग ऑन विच टैक्स पेड, मोटर व्हीकल भी नहीं आने, ठीक है ना। अब इनमें से जो एक है उसको कम कर दें, जो सबसे बड़ा है उसको कम कर लें। हमने कहा जी ये माइनस कर दिया हमने, बाकी 25 मिलियन से कम है, कोई टैक्स नहीं लगा इसके ऊपर। बात समझ आ गई, ठीक होगी बात। दूसरा पिक किया हमने, घर आ गया 20 मिलियन का, अच्छा जी। ओपन प्लॉट आ गया 10 मिलियन का, सेल्फ ओन बिजनेस नहीं आएगा, फिर फार्म हाउस 8 मिलियन का, फिर बिजनेस एक्टिविटी, फिर कमर्शियल प्लॉट ऑन टैक्स पेड नहीं, मोटर व्हीकल नहीं। इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको माइनस कर दें, फिर टैक्स नहीं लगा। एक घर नहीं लिखा हुआ, कोई एक एसेट कर ले, जो उसके पास सारे एसेट्स आए हैं उसमें से जाहिर है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसको माइनस कर लेगा, बिकॉज वहां लिखा हुआ है वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय रेजिडेंट पर्सन, वन कैपिटल एसेट। कोई एक माइनस कर ले जो उसको लग रहा है कि ये मुझे माइनस कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कोई एक माइनस कर लें जो उसमें होने वाला है उसको माइनस कर लें, बाकियों को देख लें। अगेन ये 25 मिलियन से कम है तो कोई टैक्स नहीं। अब आ गया मिस्टर खान, अच्छा जी 30 मिलियन का एक घर है इसके पास, ओपन प्लॉट आ गया 25 मिलियन का, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर नॉट एटीएल का मतलब है वहां जहां बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी आएगा फिर। खान साहब को तो नहीं छोड़ना ना। फिर आ गया जी फार्म हाउस, एग्रीकल्चर बचत हो जाएगी, और क्या आ गया, कमर्शियल बिल्डिंग ऑन विच रेंट पेड, पेड का मतलब है रेंट में टैक्स कट गया है, ठीक है ना, तो फिर ये तो एग्जम्प्ट हो गया। आगे जी मोटर व्हीकल आनी नहीं है। अब वो जो एक घर एग्जम्प्ट होना था वो भी इस वाली प्रोविजन से नहीं हो रहा, क्योंकि ए ई एफ एंड जी के ऊपर बंदे का एक्टिव टैक्स पेयर में होना शामिल है। अब इन सब का टोटल करें और इसका 1% जो है वो टैक्स लगा दें। ₹7,20,000 इसको टैक्स देना पड़ेगा। सॉरी, हाँ इसमें तो जरूरी भी नहीं है ना। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन, और यहां भी ई है तो फिर ई भी शामिल कर दें, फिर सब कुछ शामिल हो जाएगा सिवाय एग्रीकल्चर लैंड के, सिवाय एग्रीकल्चर लैंड के, ठीक है ना, सिवाय एग्रीकल्चर लैंड के। अच्छा यहां हमने ये भी ख्याल रखना है, हमने किसी भी उसमें परचेजेस नहीं लिए हैं, क्योंकि परचेजेस जो फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन है उसके ऊपर एक्टिव टैक्स पेयर और वो नहीं देखना, बल्कि उसके ऊपर क्या देखना है हमने 236K में टैक्स पे हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ आ गई है? ओके। अच्छा जी, फिर हमने जो है वो हमने देख लिया था कल, इससे अगले उस पे चले थे, एंड दैट वाज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देख ली थी हमने, और रेट्स हमने कहा था यार ऐसे चलेंगे, ये
36A में टैक्स कैसे लग रहा होगा? सिक्योरिटीज, हमने कहा भाई सिक्योरिटी में सबसे पहले तो देखेंगे सबसे पहले वाली ए कैटेगरी, वेयर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, जून 30 जून 2013 तक कोई टैक्स नहीं है। यकम जुलाई 2013 से लेके 30 जून 2022 तक 12.5%, मैंने 15 लिख दिया, 12.5%, ठीक कर लेते हैं। और सिक्योरिटीज एक्वायर्ड 1 जुलाई 2022 के बाद होल्डिंग पीरियड के साथ 1 साल के अंदर 15, 12.5 ये रेट अवेलेबल है। छठे साल में मोर देन 6 ईयर, 7वें साल में जाकर टैक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सिक्योरिटी आ गई। डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट, डेट ऑफ डिस्पोजल, होल्डिंग पीरियड निकलता आएगा, यहां से गेन आता जाएगा और उसके ऊपर हम रेट जाकर लगाते जाएंगे। हमने एज्यूम कर रखा है कि अब जरा गौर करते हैं, इसी को जरा देखते हैं। निशात मिल लिमिटेड हमने खरीदे 15 मार्च 2012, ए कैटेगरी, ठीक है ना? तो जितना भी गेन है एग्जेम्प्ट हो गया। गेन हुआ कितना है? 5 लाख के लिए थे, 15 लाख के बेचे, 10 लाख का गेन हुआ, बट 0 टैक्स चार्ज होगा। डीजी सीमेंट 1/7/15, बी कैटेगरी, 4 लाख का 12.5%, ठीक है ना? 4 लाख का 12.5%। नेशनल बैंक 30/6/16, बी कैटेगरी, 8 लाख का गेन, 12.5% टैक्स। पीएसओ 12.5, एफएफसी 12.5, ठीक है ना? नए वाले में हम इसकी डेट को जरा चेंज कर देंगे ताकि ये एक जो है किसी उस पर आ जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? होल्डिंग पीरियड, क्योंकि अब एक बड़ा होल्डिंग पीरियड जो है वो एक कैटेगरी में, पहले यहां भी कैटेगरीज बनी हुई थी, तो हमने सवाल उस तरह बनाया हुआ था, वो और कैटेगरीज थी। अब कैटेगरी चेंज होगी ना, कैटेगरी चेंज होगी यकम जुलाई 2022 के बाद। तो बस इसको अगर हम 22 कर देंगे, नहीं फिर भी नहीं होगा, इसको हम 23 कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? या इधर चेंज कर देंगे, इसको जुलाई कर देंगे, फिर ठीक हो जाएगा, ताकि ये सी कैटेगरी में आ जाए। ए कैटेगरी में 0 टैक्स, बी कैटेगरी में 12.5% टैक्स, और सी कैटेगरी में होल्डिंग पीरियड के एतबार से टैक्स 15% से लेकर 2.5% तक या 0% तक। क्लियर होगी बात जी? एक और प्रोविजन आई हुई है, उसके ऊपर अभी सवाल, फिर वही मैं जो कह रहा हूं आपको कि ये जो प्रोविजंस आई हैं इनके ऊपर सवाल, तो उस वक्त तो ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब एक प्रोविजन क्या आई हुई है कि अगर आप शेयर्स का ये जो गेन खरीदे कैलकुलेट करेंगे ना, ये मैं आज रात को इंशाल्लाह बनाऊंगा सवाल, मैं समझा आपको भी देता हूं कि वो क्या कहेगा। ये सारा कुछ कहने के बाद हो सकता है एग्जामिनर 2 कॉलम और इंसर्ट करे यहां पर, क्योंकि जब हमने ये शेयर खरीदा है स्टॉक एक्सचेंज में उस वक्त भी कोई कमीशन पे हुआ है, जब हमने ये बेचा है उस वक्त भी कमीशन पे हुआ है, ठीक है ना? प्रीवियसली होता था कि जो कमीशन था ना उसे हम कॉस्ट में ऐड कर लेते थे, सेल वाला भी और परचेज वाला भी। अब वो कह रहा है कि नहीं, कमीशन भी आप नोशनल लेके चलेंगे, आप 0.5% कमीशन लेंगे कॉस्ट का और 0.5% कमीशन लेंगे सेल का, और ये माइनस कर लेंगे। अब आप अज्यूम करें हम नेशनल बैंक की गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमने 8 लाख का गेन कैलकुलेट किया, भले आप उसी तरह ही सोच लें कि अभी मोटा सा गेन 8 लाख आ रहा था, इसमें से 2 कॉस्ट माइनस कर दें, 0.5% ऑफ 1 मिलियन और 0.5% ऑफ 1.8 मिलियन, या दोनों को इकट्ठा करके एक ही दफा 0.5 ले लें, 1 नहीं रहना, इकट्ठा करके 0.5 ही रहेगा ना। बात समझ आ रही है? क्या आंसर आ गया जी? 0.5% ऑफ 1 मिलियन एंड 0.5% ऑफ 1.8 मिलियन।
ओ भाई क्या हो गया? 1 मिलियन का 0.5%, 5,000, और 1.8 मिलियन का 0.5%, 9,000। तो कितना आ गया जी? 14,000 रुपया। तो ये 14,000 इसमें से माइनस कर लें। देखो कितना बरकत वाला आदत आ गया। तुम कह रहे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ गया। बात समझ आ रही है? और वो जो मैं कह रहा था इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये ठीक होगी बात। लेकिन साथ ही उसने एक और भी अपनी तरफ से वो किया, उसने कहा ये एक्सपेंस अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शेयर सेल करेंगे तो मिलेगा। अगर वो जो कल हम कह रहे थे एनसीसी पीएल, वो ऐसा था ना इदारे का नाम, अगर उसके बगैर ये जो हमारा नेशनल क्रेलिंग का हमारा जो इदारा, इसके बगैर मैंने अपने शेयर आपको दे दिए, तो फिर ये 14,000 रुपये का आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा होगा। अब ये वाला सवाल अभी बनना है, क्योंकि पहले तो ये प्रोविजन नहीं थी ना। अब जब सवाल आएगा तो जाहिर है ये वाली बात भी बीच में कहीं ना कहीं हमें ऐड करनी पड़ेगी। आ रहा नजर 0.5 लिखा हुआ जी, आई कैप ने लिखी है ना ये बात। 0.5% ऑफ, दिखाएं जरा क्या लिखा हुआ जी, पेज नंबर 139। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, यानी वही मार्केट में से हो रही हो, इन्वॉल्विंग एनी सिक्योरिटी, अ नोशनल एक्सपेंस इक्वल टू 0.5% ऑफ द सेल प्रोसीड एंड 0.5% ऑफ द security cost will be applied instead of actual charges of brokerage commission levy and other related incidental expenses। बात समझ आ रही है? ये जो ब्रोकरेज कमीशन कोई और चीज के जो एक्सपेंसेस हैं, वो अगर वो एक्चुअल देगा भी तो सब इरेलीवेंट हो जाएंगे, और उसकी जगह पर ये वाली कैलकुलेशन अब हमें करनी पड़ रही होगी। जी, दिस नोशनल deduction however does not apply to open ended mutual fund unit or future contract initiated by Pakistan market, वो मेरे ख्याल है ये है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, वो जहां पे हम कमोडिटी का काम कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई है? जी, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है जो इसके अंडर हो। जी नहीं, अलाउ नहीं होगा, बस वो तो अलाउ ही नहीं, नॉर्मली होगा ही नहीं ना। वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कब होती है? एक्चुअल, आप ऐसे सोचें, आपने घर खरीदना है वाया ब्रोकर, कमीशन पे करना पड़ेगा। मैं लैंडलॉर्ड हूं, आप बायर हैं, हमारा आपस में ही ताल्लुक हो गया, तो कमीशन तो खुद ही साइड पे हो गया ना। मार्केट बेस का मतलब है जब आप स्टॉक मार्केट में से ट्रांजैक्शन करेंगे, ब्रोकर आ जाएगा, ब्रोकर आएगा तो कमीशन आएगा ना। अगर मेरे शेयर हैं, मैं सेलर हूं और आप बायर हैं, तो ब्रोकर कहां से आ गया? एक्चुअल एक्सपेंस कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। जी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है, नोशनल चार्ज आ गया। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, हम ऐसे देख रहे थे, इसके बाद आ गया गेन ऑन पर्सनल मूवेबल एसेट्स। इसको हमने अलग रखा हुआ, गेन ऑन पर्सनल मूवेबल एसेट्स। पर्सनल मूवेबल एसेट्स क्या था? पेंटिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, आर्टवर्क, दिस। एक तो ये बात थी जी। सर वो जो आपने 0.5% जो हमने पे करना है वो एज एक्सपेंस आपको लाओ होगा, अगर आप एक्चुअली से कम या ज्यादा हो तो फिर अगर आप ज्यादा लाओ हो रहा है और आपको एक्चुअल कम है तो विच एवर लोअर होगा तो ये होगा। नोशनल का मतलब ये होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। नोशनल का क्या मतलब होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, कि फिर आप एक्चुअल को नहीं देख रहे हैं, नोशनल चार्ज देख रहे हैं। फर्जी, नोशनल का मतलब होता है फर्जी,
फर्जी एक्सपेंस 0.5% इधर रिज्यूम कर लिया, 0.5% उधर रिज्यूम कर लिया। एक्चुअल इज इररेलेवेंट नाउ। क्या ज्यादा हो क्या कम? डन हो गया जी। अच्छा जी, गेन ऑन पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स की डेफिनेशन आ गई। इनके ऊपर गेन कैसे कैलकुलेट होगा? ए माइनस बी। ए इज द कंसिडरेशन रिसीव, बी इज द gain on disposal of above assets are taxable, whereas loss is not deducted from other gain on the same asset। यहाँ सॉरी, ओके जैसे मर्जी लिख दें आप, एक्स एंड वाई लिख दें। ये तो हमने खुद ही अज्यूम करना है ना, जो फार्मूला हमने बनाया हमने खुद ही अज्यूम करना। ए इज कंसिडरेशन रिसीव्ड, बी इज कॉस्ट। मैंने जैसे लिखा मैंने ठीक नहीं लिखा? ओहो यार, एक किताब कहती है गेन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या होगा? सेल प्रोसीड। वाई क्या होगा? कॉस्ट। अब ए बी एक्स वाई जो मर्जी रख लें, अल्फा गैमा जो मर्जी रख लें, ठीक है ना? आई क्या आपने क्या लिख दिया? सही हो गया? अच्छा जी, अब अगला उसूल अच्छा आगे चलें। यहाँ एक उसूल और छोटा सा है। लॉ ये कहता है कि अगर ये वाली चीज़ें आपने खरीदी हैं, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई आर्ट वर्क, कोई ज्वेलरी, तो अगर आपको गेन होगा तो ये टैक्सेबल है, और अगर लॉस होगा तो ये हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यानी लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ गेन टैक्सेबल है, लॉस लॉ ने अज्यूम ही नहीं किया। बाकी सारी जगह पर लॉस हो सकता है, सिक्योरिटी में हमें लॉस भी हो सकता है। हमने कोई घर खरीदा, घर बेचा, उस पर लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना, इसे कहते हैं नॉन रिकॉग्निशन रूल। तो लॉस के ऊपर क्या? नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट। वही 6 बातें लिखे। This means that gain on disposal of above assets are taxable, whereas loss is not deducted from other gain on the same asset। मसलन एक शख्स ने पेंटिंग बेची, उसे गेन हो गया 20,000 रुपए का, उसने ज्वेलरी बेची, उसे 30,000 रुपए का लॉस हो गया। तो नेट नहीं करना, गेन के ऊपर टैक्स देना है, लॉस के ऊपर सबर करना है, ठीक है ना? ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, लॉस के ऊपर सबर करना। अच्छा जी, इस वजह से ही ये एक एडिशनल प्रोविजन है। इस वजह से हमने, अगर आप शुरू में आए तो जहां हमने इसको कैपिटल एसेट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया था, उसमें हमने इस प्रोविजन की वजह से इसे अलग रखा था, वरना ये और ये इनकी ट्रीटमेंट एक तरह ही है, लेकिन इसका लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होना, वेयर एज इनका लॉस रिकॉग्नाइज होना है, इसका भी लॉस रिकॉग्नाइज होना है, इसका भी लॉस रिकॉग्नाइज होना है, इसका लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होना। इस वजह से हमने 4 हेड बनाए हैं। आमतौर पे लॉ ने ये 4 हेड में डिस्कस नहीं किया, उसने 3 हेड में डिस्कस किया हुआ है। हमने इसे स्टूडेंट लेवल पर 4 उसमें कन्वर्ट इसलिए किया है ताकि आपको ये याद रहे कि इसकी एक स्पेशल प्रोविजन ये भी है कि नो लॉस विल बी रिकॉग्नाइज। अच्छा जी, फिर और क्या बच गया? एंड में क्या बच गया? एंड में बच गया सिर्फ और सिर्फ अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स में क्या बचा है? अदर एसेट्स में बचे हैं आपके वो शेयर्स जो सिक्योरिटी में फॉल नहीं किए हैं, यानी शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उधर तो सिर्फ लिस्टेड गए हैं ना। शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो हैं वो उधर चले गए हैं। नहीं, अभी ये ठीक करना है, अभी ये नई उसके बाद उसको मैं देखना पड़ेगा। हम बताएंगे नहीं गवर्नमेंट को कि 2 ज्वेलरी हैं, हम कठी हाँ ठीक है ना। अदरवाइज टेक्निकली तो अलग अलग है,
लेकिन हम गवर्नमेंट को जब वहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में बताते हैं ना, तो ये नहीं बताते ये नेकलेस पड़ा है, ये चूड़ियाँ पड़ी हैं, ये बालियाँ पड़ी हैं, बल्कि हम एक बताते हैं ज्वेलरी पड़ी है, ठीक है ना। तो अब ज्वेलरी की अगर डिफरेंट चीज़ों पे सेल हो रहा होगा, और वैसे भी अगर रियल लाइफ की बात करें, ये हो नहीं सकता कि एक ज्वेलरी पर लॉस आ रहा हो एक पर गेन आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2 पेंटिंग हैं, एक पेंटिंग पर गेन आया, एक पर लॉस आया। एग्जाम में आएगा तो बता रखा है ये पेंटिंग ए है, ये पेंटिंग बी है, तो फिर गेन को टैक्स करेंगे, लॉस को इग्नोर करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में फिर वही बात होगी कि हम तो पेंटिंग हमने एक दफ़ा बताई होगी कि यार मेरे पास 20 लाख रुपए की पेंटिंग्स हैं, ये एक फिगर होगी, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकली अगर हम इस वक्त तो क्योंकि किताब पढ़ रहे हैं ना, तो यस पेंटिंग के अंदर भी अगर 2 पेंटिंग, एक पे गेन एक पे लॉस, तो गेन पे टैक्स है, लॉस पे कोई बेनिफिट नहीं है। पर्सनल मूवेबल एसेट्स का यही स्टेटस है। ये ओवरऑल हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मुझे इंशाल्लाह आज जो वीकेंड होगा, कल की छुट्टी मिलेगी, मैं इसमें क्योंकि ये सारा चेंज हुआ है, इसमें नए सवाल ऐड होने की ज़रूरत है जो नई प्रोविजंस को पूछ रहे हूँ। पुराने सवाल तो ये सारे बने पड़े हैं, मैं इसीलिए आपको सेंड नहीं कर रहा कि ये तो पुरानी बातें हैं। अब ये बातें इस तरह से तो एग्जामिनर ने नहीं ना पूछनी जब लॉ चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ टीचर्स ने कोई ख़ास एफर्ट नहीं की हुई। आई कैप ने खुद बिल्कुल निकम्मे होने का सबूत दिया हुआ है, कोई नया सवाल इसमें ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए हमें थोड़ी सी इस पे एफर्ट लगानी पड़ेगी, चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दे दूंगा। ऐसे हमारे 5 हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं। ठीक हो गई बात। ये बुक से समझ आनी भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर आज रात ही अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं आज रात को इसको कर दूंगा, आप लोगों को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब जो है हमारे पास एक तो थोड़ा सा अब हम थ्योरेटिकल फ्लेवर अपना ऐड कर लें, ताकि चीज़ें जो बीच में से थ्योरेटिकली होने वाली हैं उनको हम कर लें। हमारे पास आज है 16, अगले वीक में हमारे पास होंगे कितने दिन? नहीं, आपको छुट्टियां कब से होंगी? 23, 24, 25 की छुट्टी आ रही है ना। ओके, 4-5 दिन होंगे हमारे पास। इसका मतलब है हम अभी तो कोई भी एक चीज़ शुरू करके उसे मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा टीचिंग लोड जो है वो रिड्यूस हुआ है। हमारी कुछ अटैम्प्ट चली गई हैं दिसंबर अटैम्प्ट के लिए, तो वो पीआरसी वाली, तो हमारी एक मुलाकात हो सकती है 1 बजे से 2 बजे। प्रैक्टिस सेशन अगर आप कंडक्ट करना चाहें, हम थोड़े ज़रा बड़े सवालों का प्रैक्टिस सेशन 4-5 दिन अगर हम कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, आपकी इसकी टर्म टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी और हम कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अभी रिसेंटली हमने किया है प्रॉपर्टी के और सैलरी के, ठीक है ना। टैक्स क्रेडिट, प्रॉपर्टी, सैलरी, इनके कुछ सवाल हम जो है उनको करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक क्लास रख लेते हैं ताकि आपकी असेसमेंट की तैयारी भी हो जाएगी और हमारे वो हेड्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह ताला मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जितने दिन हमारे छुट्टियों से पहले हैं हम उतनी एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर लेते हैं, तो काफ़ी सारा काम आपका हो जाएगा। और जो हमारी रूटीन की क्लास है उसमें हम अपना आगे कोर्स को लेकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। रिटर्न्स, असेसमेंट्स और ये वाली बातों को या कोई भी एक थ्योरेटिकल एरिया को हम टेकअप कर लेंगे मंडे को इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, इसके अपलोड करके, ये अपडेट करके ये स्लाइड मैं आपको इंशाल्लाह आज सेंड कर दूंगा। मंडे को मुलाकात होगी पहले रूटीन की क्लास में और फिर इंशाल्लाह ताला एक्स्ट्रा क्लास का मैं टाइमिंग और रूम अवेलेबिलिटी चेक करके आपको बता देता हूँ। आप सबको तो 1 बजे वाले पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?